नमस्कार बच्चों। हम हमारे स्टैटिस्टिक्स के पेपर के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बात कर रहे थे, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों को कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करी थी हमने। लेकिन प्राइमरी डेटा वाला पार्ट खत्म होते होते हम ये चीज समझ गए थे कि प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा से ये कैसे अलग हैं और प्राइमरी डेटा को किन किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। आज हम लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा को हम कैसे एकत्रित करेंगे। तो सेकेंडरी डेटा का एकत्रण जो है उस पर जाने से पहले हम एक बार फिर से बात करेंगे अपने प्राइमरी डेटा से सेकेंडरी डेटा किस तरह से अलग है वो, और साथ ही सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी डेटा जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन था, ये हमने बात की थी, और जो सेकेंडरी डेटा था वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं वो था। तो डेफिनेशन में अगर हम ले तो क्या होता है कि वो डेटा या वे आंकड़े जो पहले से किसी ने संकलित किए हुए हैं, रखे हुए हैं, और उन्हीं आंकड़ों को अगर हम हमारे किसी रिसर्च में या हमारे किसी एनालिसिस में या हमारे किसी और काम में लेते हैं तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, यानी वो हो गए हमारे द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े जिसे काम में लेने हैं वो जाकर के या अपने किसी और व्यक्ति के माध्यम से वो डायरेक्ट फील्ड में से कलेक्ट करके लेके आता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखे हुए हैं और फिर उनको कोई दूसरा काम में ले रहा है। क्लियर हो गई डेफिनेशन? तो सेकेंडरी डेटा आपको कभी एक बुक के फॉर्म में मिलेंगे जिसके अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर हमने यहाँ रखी है, इस पिक्चर को आप देखें कि इस बुक के अंदर जानकारियां पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में, नेचर के बारे में है। तो अगर कोई पेड़ पर रिसर्च करना चाहता है, पेड़ की जानकारी लेना चाहता है तो वो इस बुक को काम में ले सकता है, तो उसके लिए सेकेंडरी डेटा है। अगर कोई नेचर पे रिसर्च करना चाहता है, नेचर से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए ये बुक अगर काम में आती है तो ये उसके लिए भी सेकेंडरी डेटा है। लेकिन जिसने सबसे पहले ये सारी जानकारियों को कलेक्ट किया इस बुक को बनाने में, वो उसके लिए प्राइमरी डेटा था। ये बुक सबके लिए सेकेंडरी डेटा हो गई है, बट वो सारी डेटा जिनको कलेक्ट करके ये बुक बनी है वो प्राइमरी डेटा। क्लियर हो गया आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है? उसके बाद हम चलते हैं उन सोर्सेज के बारे में, यानी वो कौन से स्रोत हैं जहां से हमें द्वितीयक डेटा या द्वितीयक आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 पब्लिश्ड और नंबर 2 अनपब्लिश्ड। यानी कि कुछ द्वितीयक आंकड़े हमें ऐसे मिलेंगे जो किसी बुक में, किसी पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए होंगे, छपे हुए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो हमें अनपब्लिश्ड हुए होंगे। तो जितने भी पब्लिश्ड सोर्सेज हैं उन पब्लिश्ड सोर्सेज को हम यहाँ पर क्लासिफाई कर देते हैं। तो 1 बाय 1 आप देखो यहाँ पर मैगजीन्स, जर्नल्स, पीरियडिकल्स। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे जिनमें प्रतियोगिता दर्पण होगी, CSR होगी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जिसको हम कहते हैं, प्लस इंडिया के नाम से आती है, ईयर बुक जो है वो आती हैं, प्लस कुछ और जीके की बुक्स आती हैं। तो ये कॉमन बुक्स हैं। या किसी इंस्टीट्यूशन की कोई बुक आती है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी अपनी बुक प्रोवाइड कराते हैं। तो उनमें जितनी भी जानकारियां होती हैं वो सारी की सारी जानकारियां उनके द्वारा कलेक्ट की हुई नहीं होती हैं, बल्कि उन्होंने कहीं और से लेकर के आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो वो सारी बुक्स, सारी मैगजीन्स, सारी पीरियडिकल्स जो हैं वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर ले कि हमें अगर भारत की जनसंख्या के बारे में आंकड़ों को जानना है कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, कहाँ कितनी शिक्षित जनसंख्या, निरक्षर जनसंख्या है, तो हमें भारत की जनसंख्या आंकड़े जो प्रोवाइड कराती है उस वेबसाइट पे जाना होगा जिसको हम सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं।
उस वेबसाइट पर जाने के बाद में लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वहां पे हमारे पास के लिखा हुआ आ जाएगा आपको किस ईयर की जनसंख्या चाहिए, किस क्षेत्र की चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट सेंसस जो बॉडीज होती हैं वो हमें वो आंकड़े वहां से मिल जाएंगे। तो ये हैंडबुक्स के रूप में हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं, या हमें टेक्स्ट फॉर्म में लेना चाहें, इसकी जो टेबल्स है वो एक्सेल फॉर्म में मिल जाती है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है। तो ये जो जनगणना हुई उस दौरान एक एक जगह जाकर के प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रण किया गया, फिर उनको कंपाइल किया गया, और उसके बाद में वो हमें अगर हमें चाहिए तो वो हमें सेकेंडरी डेटा के तौर पे मिल जाए। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, अलग अलग कमिटीज या कमीशंस की जो रिपोर्ट होती है वो भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होते हैं और प्रिंटेड होते हैं। जैसे आप अगर कॉलेज में हैं तो लिंगदो कमेटी बहुत पॉपुलर रहती है यहाँ पर, इलेक्शन के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर कम्युनिटी के बीच में भी काफ़ी पॉपुलर रहती है। तो ऐसी ही बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई होती हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड कमेटी होती है। अगर वो अपनी रिपोर्ट देती हैं तो रिपोर्ट अगर पब्लिश फॉर्म में होगी तो वो रिपोर्ट भी हमारी सेकेंडरी डेटा का पार्ट होगी। ऐसे ही यूएनओ की कोई रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, जो इन दिनों बहुत डब्ल्यूएचओ के स्टेटमेंट्स जो हैं वो कोविड एरा के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर काफ़ी डिस्प्यूट में रहे हैं। तो वो सारे जो उसकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी भी पब्लिश्ड सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं अनपब्लिश्ड डेटा के बारे में। अगर बात करें कि वो कौन सी सोर्स हैं जो सेकेंडरी सोर्स तो है, सेकेंडरी डेटा के सोर्स तो है, लेकिन वो अनपब्लिश्ड है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक ऑफिस के अंदर काम करते टाइम कुछ फाइल्स चलती हैं, उन फाइल्स में नोटिंग होती है, बट वो फाइल्स पब्लिश नहीं होती। लेकिन अगर आपको कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो रिटर्न है, आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन वो पब्लिश्ड नहीं है। तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपको अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा के रूप में मिलेंगे। ऐसे ही कुछ स्कॉलर्स ने कोई रिसर्च की, मतलब कोई रिसर्च स्कॉलर है जो शोध का काम कर रहा है और किसी पॉइंट पर उसने शोध किया। जैसे उसने शोध किया कि अजमेर की जो आना सागर है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एक साल ऐसा आता है 2008 का जिसके अंदर वो वापस से बढ़ गया, उसके अंदर पानी जो है वो फैल गया। तो ये उसने शोध किया, शोध करके उसकी जो शोध पत्र तैयार हुआ, उस शोध पत्र को अगर आप काम में लेते हैं तो वो भी अनपब्लिश्ड है, क्योंकि वो मार्केट में पब्लिश होके नहीं आया है। ठीक ऐसे प्राइवेट एजेंसियां हैं, एनजीओज हैं, अगर वो किसी तरह से काम करते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी हम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा क्या है। अब हम लेते हैं प्रिकॉशंस, वो कौन कौन से हमें रखने हैं जो सेकेंडरी डेटा को काम में लेते हुए प्रिकॉशंस हमें कौन से लेने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज कि जहां से भी हम डेटा ले रहे हैं क्या वो रिलायबल है या नहीं। जैसे खूब सारे वेरिएशंस आपको सबसे बड़ी चीज तो अपन यही आ जाते हैं, हमारे जो मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आते हैं, हर बार इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो हमें पता है फेक मैसेज हैं। ठीक है। तो उनको चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं है, हम क्या करते हैं, हम ये प्रेस ऑफ इंडिया जो है इसके पास चले जाएं, या गवर्नमेंट साइट्स जो हैं वहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कई बार ये आ जाता है, अभी तुम लोगों के एग्जाम्स को लेकर के भी बहुत बीच में खूब सारे मैसेजेस आए थे कि टाइम टेबल आ गया है और आप लोगों के एग्जाम्स फलानी डेट से हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप गए, कई बार आप लोग फोन करके भी पूछते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं और यूनिवर्सिटी की साइट पे चेक कर ले कि क्या वहां पे टाइम टेबल आया हुआ है या नहीं, या कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो कोई भी एजेंसी जिससे हम डेटा ले रहे हैं, सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं, वो रिलायबल होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो डेटा ही अगर हमारे रिलायबल नहीं है तो हमारे रिजल्ट्स या हमारी पॉलिसी जो होगी वो अच्छी बनेगी नहीं। ठीक है। तो पहली चीज रिलायबिलिटी ऑफ द एजेंसी। दूसरी चीज, जिस पर्पस के लिए हम डेटा ले रहे हैं, क्या जो डेटा हम ले रहे हैं वो उस पर्पस को सर्व कर रहा है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला।
हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम सीधे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए और हमने वहां पे देखना शुरू किया। हमें कहीं पर भी टाइम टेबल नजर नहीं आया। ओके, तो ये चीज क्लियर है कि यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन हम वहां ये देखने लग गए कि इनके जो स्पोर्ट्स कैलेंडर है उसके अंदर अगले साल का शेड्यूल आ गया। अब हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर अगले साल का स्पोर्ट्स का आ गया तो इसका मतलब अगले साल के एग्जाम्स का भी आ गया होगा। ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया कि डेटा हमें कौन सा मिला? स्पोर्ट्स का, और हम उसे अप्लाई किस पर कर रहे हैं? हमारे एग्जाम्स पर। तो ये जो चीज है कि जहां से हम डेटा ले रहे हैं, क्या वो डेटा हमारे काम में उसी तरह से फिट बैठता है या नहीं बैठता, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने जो डेटा लिया है वो डेटा किस टाइम का है, किस जगह का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सपोज हम बात कर रहे हैं वर्तमान में राजस्थान में 0 से 14 साल के कितने बच्चे साक्षर हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये डेटा चाहिए 0 से 14 साल। अब हमने डेटा कौन सा ले लिया? 2001 वाला। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो एटलीस्ट हमारा डेटा 2011 का तो होना ही चाहिए ना। तो अब ये यहाँ पर कि डेटा कौन सा है, क्या वो हमारे पर्पस को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कि जिस आधार पर हम काम करना चाहते हैं उसके लिए वो आंकड़े समुचित हैं या नहीं हैं। ये चीज, ये प्रिकॉशन हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तीसरी चीज एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट डेटा होना बहुत जरूरी है रिजल्ट फ्रेमिंग के लिए। ठीक है, अगर डेटा एक्यूरेट नहीं, अब ये चीज की एक्यूरेसी का कैसे पता चले? तो एक्यूरेसी का पता करने के लिए ये है कि जिस वेबसाइट से आप डेटा लेते हैं या जिस ऑफिस से आप डेटा ले रहे हैं वो भारत या राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे NSO, उसके डेटा जो है वो हम काम में ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही सेंसस के डेटा जो है वो हम काम में ले सकते हैं। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है उसके डेटा हम काम में ले सकते हैं। लेकिन फेक जो डेटा होते हैं जो कहीं और के द्वारा वेबसाइट पर डाले हुए होते हैं, जैसे हम सिंपल कोई डेटा हमें चाहिए, हमने उसका नाम लिखा तो हमारे पास में खूब सारी लिस्ट आ जाती है। तो आप सेकेंडरी डेटा लें, लेकिन सेकेंडरी साइट से डेटा ना लें। समझ में आ गया? यानी कि जो ऑफिस या जो वेबसाइट उस डेटा को पब्लिश करती है, आप वहीं से डेटा लें, किसी तीसरी जगह से डेटा आप ना लें। अगर आपको सेंसस के डेटा चाहिए, जनसंख्या के डेटा चाहिए, तो आप सेंसस डिपार्टमेंट पे जाएं, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ डेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे मिल सकते हैं क्योंकि वो जनरल इंफॉर्मेशन सबको देते हैं, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो हम वहां पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा सेकेंडरी डेटा है उनको कलेक्शन का मेथड क्या रहा है, तरीका क्या रहा है। जैसे रैंडम कई बार सैम्पलिंग हो जाती है। मान लीजिए हमें पूरे अजमेर शहर के बारे में ये जानना है कि इसमें कितने लोगों के पास कार है और कितने लोगों के पास में साइकिल है। हर एक तरीका ये होता है कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन किया, हर एक घर में गए और वहां से हमने डेटा कलेक्ट किया और फिर उसको कंपाइल करके सेकेंडरी डेटा के तौर पे पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि प्राइमरी डेटा हुआ कलेक्शन। दूसरा इसमें क्या होता है कि हमने अलग अलग कॉलोनी में से 20 घर उठा लिए और उन 20 घरों के आधार पर अगर 20 में से मान लीजिए 5 घर ऐसे निकले जिनमें कार हैं और 15 घर ऐसे निकले जिनके अंदर साइकिल है, तो हम वहां पर क्या कह देंगे कि जो अजमेर है उसका जो 1/3 पार्ट है उसके अंदर साइकिल और ये मिलता है, जब 1/4 पार्ट के अंदर, जबकि 3/4 पार्ट के अंदर सिर्फ साइकिल मिलती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सैंपल के थ्रू हमने पूरे इलाके के बारे में अपनी राय बनाई। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो सेकेंडरी डेटा है उसको प्राप्त करने के क्या तरीके रहे हैं,
तब तक हम उसे काम में लें तो हमारे रिजल्ट्स पर बहुत असर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी बच्चों कि सेकेंडरी डेटा आप अगर एक ही जगह पे सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के इकोनॉमिक्स और रिसोर्स और इकोनॉमिक्स वाला पेपर जो आता है, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे देशों में खनिज यानी कि मिनरल्स के डेटा, प्रोडक्शन के डेटा जो है वो आपको लेने के लिए। अब इसके लिए एक तो आपने डेटा ले लिया मिनरल्स के, सपोज इंडिया के लिए जो मिनरल्स के डेटा थे वो आपने मिनरल डिपार्टमेंट से ले लिए, जो इसका इकोनॉमिक्स एंड मिनरल डिपार्टमेंट है। यूएसए के जो मिनरल डेटा है वो आपने यूएनओ से ले लिए, रशिया के जो मिनरल डेटा थे वो आपने कहीं और से ले लिए। और जब आप उनको कंपाइल करने लगते हैं, एक टेबल फॉर्म में आपको बनाना पड़ता है ना कि कौन सा देश पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे नंबर पे, और उसका प्रोडक्शन क्या क्या है। तो जब आप एक टेबल फॉर्म में बनाने लगेंगे तो आपको पता चला कि कोई डेटा तो मीट्रिक टन में है, कोई डेटा जो है वो सिर्फ टन में है, कोई डेटा जो है वो 1000 टन के अंदर है, और आप अगर वैसे ही डेटा लिख देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप जो अलग अलग जगह से सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं, उन सारे सेकेंडरी डेटा को अपने इच्छा के अनुसार या अपनी चाही गई जानकारी के आधार पर उसको एक ही यूनिफॉर्म में चेंज कर दीजिए, एक ही फॉर्म उसके अंदर होना चाहिए। अगर एक डेटा मीट्रिक टन में है तो सारे डेटा आप मीट्रिक टन के अंदर ही आपके आंसर में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी डेटा कर लिया और साथ ही हमने यहाँ पर बेटा सेकेंडरी डेटा के प्रिकॉशंस के बारे में बात कर ली है। अब हम यहाँ पर जो तुम्हारे जो टॉपिक से रिलेटेड बात है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसमें से बनते हैं बेटा, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं। छोटे क्वेश्चंस में क्या है, प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में 2 विभेद लिखे या 3 विभेद लिखे, तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन कौन से विभेद हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन की कोई 2 विधियां लिखी है, सेकेंडरी डेटा के प्रकार लिख दीजिए, तो उसके अंदर हम वो वाली बातें लिख देंगे कि ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने जो यहाँ पर आज डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके छोटे क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं इसी ग्रुप के अंदर अपने क्योंकि 2 लेक्चर्स अपने चैप्टर वाले कंप्लीट हो गए हैं, तो एक छोटी सी क्विज डालूंगी, क्विज का लिंक डालूंगी एक्चुअली। उस लिंक के थ्रू आप एक क्विज मिलेगा आपको, और उस क्विज के अंदर आप अपने आंसर्स मेंशन करें, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आप लोगों को इस पूरे दौर में कितनी चीजें जो है वो समझ में आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में रेस्पॉन्सेज ऐसा मिलता ही नहीं। तो ठीक है बेटा, हम हमारी नेक्स्ट क्लास में क्विज के बाद की क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे।